अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा यार, हम लोगों ने आज चैप्टर 1 और 2 FA1 के एमसीक्यू करने हैं। चैप्टर 1 और 2 के इकट्ठे एमसीक्यू बुक में दिए हैं कैप्टन की किट में, तो मैं इसलिए इकट्ठे करवा रहा हूँ। तो आपको पहले चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट देखना है, मतलब आपने देख लिया होगा और अब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज लाइकली टू अकर ऑन डेली बेसिस। ऑन डेली बेसिस यानी रोज के रोज कौन सी ट्रांजेक्शन्स इसमें से होती हैं इन द लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप याद करो तो हम चैप्टर 1 और 2 में से किसी एक टॉपिक चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टाइमिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी ट्रांजैक्शन की टाइमिंग्स का क्या हिसाब किताब होता है। जिस तरह हमने कहा था कि जो क्या कहते हैं, परचेजेस हैं, माल आप सप्लायर से खरीदते हो, वो आप मंथ में एक मरतबा या मंथ में 2 मरतबा खरीद लोगे, तो उसकी टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, मंथली या फिर 15 डेज के लिहाज से। जो आपने कहा था एक्सपेंसेस हैं वो मंथली बेसिस पे होती हैं, सैलरीज मंथली बेसिस। सेल्स हमने पढ़ा था कि डेली बेसिस पे होती हैं। तो हमने वहां पढ़ा था कि जो टाइमिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं उसी लिहाज से उसके कंट्रोल को देखा जाता है। यानी अगर सेल्स आपकी डेली बेसिस पे हो रही हैं तो कंट्रोल भी उस पे उस ट्रांजैक्शन पे डेली बेसिस पे हो। परचेजेस या एक्सपेंसेस अगर मंथली बेसिस पे हो रही हैं तो कंट्रोल भी मंथली बेसिस पे हो। तो यहाँ वो पूछ रहा डेली बेसिस पे क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन क्रेडिट सेल्स, यही ठीक ऑप्शन है, क्योंकि देखो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट सेल्स डेली बेसिस पे होती हैं, बल्कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कैश सेल्स बहुत कम होती हैं, होती ही क्रेडिट सेल्स हैं। और ये ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली डेली बेसिस पे होती हैं, और उसने यही पूछा कि डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन होती है, तो ए आंसर होगा। हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। दूसरा पेरोल। पेरोल एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पेरोल। जो सैलरी देने वाला डिपार्टमेंट, सैलरी कैलकुलेट करने वाला डिपार्टमेंट होता है। तो सैलरी तो जाती ही कब है, मंथली बेसिस पे। पेरोल डिपार्टमेंट का काम मंथली बेसिस का होता है कि हर मंथ के बाद सैलरी देनी है तो वो कैलकुलेशन करते हैं, उनका डेली बेसिस का काम नहीं है। तो हमने उस टाइम से डेली बेसिस पूछा हुआ है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के बारे में मैंने बताया था, ये तो वन ऑफ इवेंट होता है। वन ऑफ इवेंट का मतलब कभी कभार इसको, ये आपको खरीदना पड़ता है अपना इक्विपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के पास एसी है या फर्नीचर है, अब ये रोज रोज तो नहीं खरीदेगा, एक मरतबा कभी खरीद लिया, फिर कल को 10 साल 15 साल बाद रिप्लेस कर लिया, इस तरह है, डेली बेसिस का नहीं है। और पेमेंट टू सप्लायर, अभी बताया कि जब माल खरीदते हो सप्लायर से, तो ऑफन इट इज ऑफन दैट इट द ट्रांजेक्शन टाइमिंग इज ऑफ मंथली, ऑन मंथली बेसिस। आप मंथली बेसिस पे उनसे डील करते हो, क्या कहते हैं, डेली बेसिस पे सप्लायर को पे नहीं करते, क्योंकि माल आप 15 दिन या महीने का इकट्ठा मंगवा लेते हो। सो इसका आंसर क्या है, डेली बेसिस वाली ट्रांजेक्शन सेल्स, ए आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कंप्राइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन्स, इसमें से स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं। पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, पेटी कैश, पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर, पेटी कैश, परचेजेस ऑफ इन्वेंटरी, और रिसीट्स ऑफ सेल्स। स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है, पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर में पेमेंट्स, आपने जब सर्विस जिससे लेते हो तो पेमेंट स्मॉल ट्रांजैक्शन नहीं होती। हाँ, पेटी कैश के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। पेटी कैश के बारे में हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि ये स्मॉल कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। पेटी कैश होती ही क्या है, जो आपके छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होती हैं उसके लिए। तो ये बी आंसर है। परचेज ऑफ इन्वेंटरी आप सस्ते में नहीं खरीदते, अगर महंगी इन्वेंटरी है तो महंगे में खरीदोगे। रिसीट्स फ्रॉम सेल्स वगैरह, जब जब सेल से पैसा आता है तो वो पैसा जरूरी नहीं, जरूरी थोड़ी स्मॉल ट्रांजेक्शन हो। स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए खास वर्ड क्या है, पेटी कैश, ठीक है, बी आंसर होगा। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट नोट। देखो क्रेडिट नोट क्या होता है, अगर आपने चैप्टर 2 मेरे साथ पढ़ा हो तो उसमें हमने पढ़ा था, क्रेडिट नोट तब होता है जब आपकी इनवॉइस गलत हो जाए, इनवॉइस रॉन्ग हो जाए, इनवॉइस रॉन्ग हो जाए। तो होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर ने, जरा स्टोरी सुन लेना दोबारा। सप्लायर और बायर, सप्लायर ने बायर को सेल करने के बाद इनवॉइस भेजी, सप्लायर ने बायर को सेल करने के बाद इनवॉइस भेजी। जब इनवॉइस बायर को पहुंची तो बायर ने कहा कि ये जो इनवॉइस तुमने दी है, इट इज रॉन्ग, ये इनवॉइस गलत है। और बायर ने इन रिटर्न सप्लायर को ये गलत इनवॉइस वापस की, विद अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट इसके साथ भेजा, डेबिट नोट, ये हमने पढ़ा हुआ डेबिट नोट। यानी सप्लाई बायर ने इनवॉइस और डेबिट नोट वापस भेजा सप्लायर को, और बोला कि ये चेक करो कि तुमने तो गलत हमें इनवॉइस भेज दी है। अब सप्लायर उस इनवॉइस को देखेगा, और अगर सप्लायर को कंफर्म होता है कि अच्छा यार, हाँ यार, ये जो है ना वाकई इनवॉइस गलत है, तो सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। क्रेडिट नोट पे क्या करेगा,
लिखेगा कि ये इनवॉइस जो है इसमें मैंने ज्यादा ओवरचार्ज कर दिया है, या कोई ना कोई गलती कर दी है, या कोई ना कोई इशू, वो माल लिख दिया जो कि भेजा ही नहीं था इनको, या वो माल लिख दिया जो इन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, किसी और ने ऑर्डर किया था, हमने गलत इनवॉइस भेज दी, तो वो क्रेडिट नोट के ऊपर सारी गलतियां लिखेगा। तो क्रेडिट नोट एक्चुअली क्या होता है, सप्लायर फिर बायर को भेजेगा इनवॉइस, उसके ऊपर कुरेक्शंस लिखी होंगी, कुरेक्शंस लिखी होंगी, यानी इनवॉइस को, इनवॉइस जो सेल्स इनवॉइस इन्होंने भेजी होती है, जब वो इनवॉइस गलत हो जाती है तो उस इनवॉइस को ठीक करने के लिए, उस इनवॉइस को ठीक करने के लिए, तो क्रेडिट नोट क्या होता है, करेक्शन करने के लिए। या अगर फॉर एग्जांपल इनवॉइस ओवर चार्ज हो गई है तो वो पार्ट कैंसिल करने के लिए इनवॉइस का, कि यार ये पार्ट तो इनवॉइस का ये चीज तो इनवॉइस का पार्ट होनी नहीं चाहिए, तो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल, इसको नंबरिंग में समझाता हूँ, कि कस्टमर को ना 110 की इनवॉइस आ गई, हालांकि कस्टमर ने 100 रुपए की चीजें मंगवाई थी, तो उसने वापस भेजी। सप्लायर ने क्रेडिट नोट बनाया, साथ क्रेडिट नोट पे लिखा कि 10 रुपए हमने ओवरचार्ज कर दिए, ओवरचार्ज कर दिए। और ओवर ओवर 10 रुपए फिर क्या होगा, जो एक्चुअल इनवॉइस 110 की थी, 110 की वो जब वापस आएगी, तो जब 10 रुपए का क्रेडिट नोट जब इसके साथ जुड़ेगा ना, इनवॉइस के साथ, 10 रुपए का क्रेडिट नोट जो वापस आई हुई इनवॉइस है उसके साथ क्रेडिट नोट जब जुड़ेगा, तो एक्चुअली वो इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जो इनवॉइस के अंदर ओवरचार्ज वाला इफेक्ट है 10 रुपए को। ठीक है। अब देखते हैं कि इनवॉइस क्रेडिट नोट क्या है। क्रेडिट नोट बेसिकली इनवॉइस को ठीक करने के लिए या गलत इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए होता है। अच्छा, इट एक्नॉलेज द परचेज ऑन क्रेडिट, वो कह रहा है परचेज ऑन क्रेडिट का पता चलता है, ऐसा कोई सीन नहीं है, परचेज ऑन क्रेडिट का क्रेडिट नोट थोड़ी बताता है। इट इज द रेफरेंस फ्रॉम द एजेंसी डिटेलिंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ न्यू कस्टमर। क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब होता है कि अ, अगला बंदा जिसको हमने क्रेडिट देना है, यानी न्यू कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट देना है, वो क्या इस काबिल है, क्या मुझे क्रेडिट दे, ये ना हो मुझे क्रेडिट दे दे बाद में उसके पास पैसा ही ना हो भरने के लिए। तो क्रेडिट वर्थिनेस होता है किसी की काबिलियत देखना कि क्या क्या वो इस काबिल है कि तुम्हारे पैसे वापस कर देगा, क्या हम उसे क्रेडिटली वो वर्दी है, वो क्या हमारा पैसा लेके भागेगा तो नहीं, ट्रस्ट वर्दी है वो। तो क्रेडिट वर्दीनेस ये होता है। तो वो कह रहा है ये जो क्रेडिट नोट है ये बताता है कि बंदा कितना क्रेडिट वर्दी है, नहीं, गलत है। इट इज इशूड व्हेन डिपॉजिट्स एंड पेड ऑन गुड्स। वो कह रहा है कि डिपॉजिट का मतलब होता है कैश, वो कह रहा है कि ये तब यूज होता है जब आप गुड्स जो है ना वो कैश पे, मतलब कैश पे लेते हो, कैश ट्रांजेक्शन, ऐसा भी नहीं है। इट इज इशूड टू कैंसिल ऑल और पार्ट ऑफ अ सेल्स इनवॉइस। हाँ, अभी मैंने बताया कि अगर थोड़ा बहुत पार्ट गलत है तो वो थोड़ा बहुत पार्ट को कैंसिल करेगा, अगर पूरी इनवॉइस गलत है तो वो पूरी इनवॉइस को कैंसिल करेगा, क्रेडिट नोट, ताकि उसको ठीक करना है ना करेक्शन के लिए। तो इट इज इशूड टू कैंसिल ऑल और द पार्ट ऑफ सेल्स इनवॉइस, बेसिकली जब सेल्स इनवॉइस गलत होती है उसको ठीक करने के लिए, उसके गलत पार्ट को कैंसिल करने के लिए, या उसके गलत पार्ट को पूरी की पूरी इनवॉइस को रिप्लेस करने के लिए क्रेडिट नोट यूज होता है। एक मिनट जरा। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर परचेजेस। वो कह रहा है इसमें से कौन सा इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इंटरनल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो हम खुद नहीं बनाते बल्कि एक्सटर्नली वो डॉक्यूमेंट आता है। सबसे पहला, सप्लायर लिस्ट। सप्लायर लिस्ट का मतलब ये होता है कि कस्टमर अपने तमाम जितने भी सप्लायर हैं, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसके काफी ज्यादा सप्लायर्स होंगे। ऑब्वियसली हर बिजनेस के काफी सप्लायर्स होते हैं, किसी से तुम क्या खरीद रहे हो, किसी से तुम लकड़ियां खरीद रहे हो, किसी से तुम लोहा खरीद रहे हो, किसी से तुम क्या चीज खरीद रहे हो, प्लास्टिक खरीद रहे हो, चीज बना रहे हो। तो सप्लायर एक बिजनेस के काफी ज्यादा होते हैं। उन सप्लायर्स पे बात हो रही है कि उनकी जो लिस्ट है, अब सप्लायर की लिस्ट बड़ी जरूरी होती है। आप एक लिस्ट बना के रखते हो जिसमें आपने सारी सप्लायर्स के एक डाटा लिखा होता है, उसके नंबर्स, नाम, सब कुछ, और उनकी जो जरूरत, किस कब जरूरत आएगी इन सप्लायर की, मतलब क्या बेचते हैं लोग, सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। लेकिन ये सप्लायर लिस्ट कस्टमर इंटरनली बनाता है, मतलब अपने लिए बनाता है। ये किसी और के लिए नहीं बनाता, ये अपने रिकॉर्ड के लिए बनाता है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इनमें से कौन सा इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अच्छा, डिलीवरी नोट। अगर हम डिलीवरी नोट की बात करें तो हमने याद करो पढ़ा था कि जब माल सप्लायर डिलीवर करता है बायर को, कस्टमर को,
तो जब वो अपनी ट्रांसपोर्ट लेके आता है, माल लेके आता है, तो साथ वो लाता है डिलीवरी नोट। तो हमारे सवाल के मुताबिक वो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। ये सप्लायर की तरफ से हमें डॉक्यूमेंट आ रहा है। आप ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें ये इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक्सटर्नली बन के हमारे पास आ रहा है। बाकी दो भी पढ़ लेते हैं। गुड रिसीव नोट, ये बनाता है हमारा गुड रिसीव सेक्शन। जो गुड रिसीव सेक्शन है वो हमारा अपना इंटरनल सेक्शन है, तो ये हमारे लिए इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और परचेज ऑर्डर कौन बनाता है? परचेज ऑर्डर भी हम बनाते हैं, यानी बेचते हम बायर हैं, लेकिन बनाता कौन है? हमारा परचेज डिपार्टमेंट। याद करो, जब स्टोर्स को माल की जरूरत पड़ती है तो परचेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं ना, परचेज मैनेजर से, परचेज डिपार्टमेंट से, कि मुझे माल खरीद के दो, मुझे माल खरीद के दो। तो परचेज ऑर्डर कौन बनाता है? परचेज ऑर्डर कौन प्लेस करता है? परचेज ऑर्डर प्लेस करता है परचेज ऑर्डर बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट करता है। और परचेज ऑर्डर बजाते खुद एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर भेजता है बायर को जब माल वो डिलीवर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद, व्हाट इज रेमिटेंस एडवाइस यूज्ड फॉर? रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है? एक्चुअली ये चैप्टर आपके 5 और 6 जब मैंने करवाया होगा उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस किया होगा। और क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है। देखो, रेमिटेंस एडवाइस एक्चुअली जब कस्टमर सप्लायर को पे कर रहा होता है ना, जब कस्टमर सप्लायर को कोई भी पेमेंट कर रहा होता है ना, ऑब्वियसली अभी उस कस्टमर ने, हो सकता है उस कस्टमर ने एक मरतबा थोड़ी सप्लायर से खरीदा होगा। पॉसिबल है कि उसने सप्लायर से पहले 10,000 का माल खरीदा, फिर 20,000 का खरीदा, फिर 25,000 का खरीदा, फिर उसके लिए अब वो पेमेंट कर रहा है इंस्टॉलमेंट में, कभी कितनी पेमेंट कर रहा है, कभी कितनी पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट के वक्त ना कस्टमर एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसका नाम है रेमिटेंस एडवाइस। ये रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है? इसके ऊपर वो लिखता है जब पेमेंट के वक्त कि मैं किस आइटम के बदले पे कर रहा हूँ, विच आइटम इज बीइंग पेड। यानी बेसिकली रेमिटेंस एडवाइस कस्टमर, मैं कस्टमर हूं, मैं अपने सप्लायर को पे करने गया, मैंने उसे पेमेंट दी। अब सप्लायर की नजर से तो मैंने काफी ज्यादा चीजें खरीदी हुई हैं, लाख रुपए 2 लाख का माल, लेकिन मैंने 30,000 पे किया। तो मैं अब बताऊंगा कि ये 30,000 मैंने किस आइटम के लिए पे किया, कौन सी बड़ी। मैं बोलूंगा अच्छा यार, वो जो मैंने तुमसे सबसे पहले पिछले महीने इस तारीख को एक परचेज की थी ना 30,000 की, ये मैं उसका पे कर रहा हूँ। बाकी अगली का साथ साथ करता रहूंगा, अगली ट्रांजेक्शन का, लेकिन ये जो मैं पर पे कर रहा हूँ ये मैं इन आइटम्स का कर रहा हूँ। इसका फायदा ये होता है कि कस्टमर को भी पता होता है कि मैंने, उसके पास रिकॉर्ड होता है, उसको पता होता है कि मैंने इन इन चीजों के लिए पे कर दिया है। और सप्लायर को भी प्रॉपरली साफ, अगर मैं डायरेक्टली 30,000 भेज दूंगा, हिसाब किताब कर ले, तो वो मिक्स हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने में भी ज्यादा पैसे देने हो कस्टमर ने, लेकिन सप्लायर पे थोड़ा परेशान हो जाएगा, अच्छा मैं क्या करूँ। तो सप्लायर के को अगर बताया जाए कि अच्छा यार ये रेमिटेंस एडवाइस है, इस पर लिखा हुआ है कि मैंने ये जो पे किया है ये किस आइटम के लिए किया है, तो सप्लायर के लिए भी आसानी है। तो ये कस्टमर भेजता है रेमिटेंस एडवाइस किस वक्त, किसके वक्त? जब पेमेंट हो रही होती है, जब पेमेंट हो रही होती है उस वक्त साथ रेमिटेंस एडवाइस भेजता है। और बेसिकली रेमिटेंस एडवाइस बताता है कि कौन सी आइटम्स जो है ना जिनके लिए अभी पे किए जा रहे हैं, उन आइटम्स को इंडिकेट करता है। और बेचता किसको? सप्लायर को। तो रेमिटेंस एडवाइस यूज फॉर टू इंडिकेट द आइटम्स नाउ पेड। वैसे तो ऑप्शन पहले ही ठीक है कि वो आइटम्स बताना जिसको अभी पे किया जा रहा है, उस आइटम को इंडिकेट करता है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगली भी पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द गुड रिसीव, नहीं, गुड रिसीव नहीं, बल्कि जब गुड रिसीव होने के बाद तुम पेमेंट करोगे उस वक्त किस आइटम के लिए पे किए ये बताता है। तो बी नहीं हो सकता। सी, टू एडवाइस रेमिटेंस रिसीव, नहीं नहीं नहीं, ये एडवाइस रेमिटेंस रिसीव का मतलब है रेमिटेंसेस, बाहर के मुल्क से जो पैसा आता है, इंटरनेशनल पैसा जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, उसके बारे में नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। फॉर नोटिफिकेशन ऑफ गुड्स डिस्पैच, यानी वो कह रहे हैं जब आप गुड्स अपने कस्टमर को गुड्स डिस्पैच यानी भेज देते हो उस वक्त नोटिफिकेशन नहीं। रेमिटेंस एडवाइस कस्टमर भेजता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू इंडिकेट द आइटम्स नाउ बीइंग पेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। इसके बाद, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परचेज इनवॉइस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ परचेज इनवॉइस? अच्छा है, तो हम एमसीक्यू कर रहे थे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ परचेज इनवॉइस? अब परचेज इनवॉइस क्या होती है? देखो, फॉर एग्जांपल एक सेलर है और एक बायर है। जब भी
बायर सेलर से कुछ मंगवाता है, कोई गुड्स मंगवाता है, कोई प्रोडक्ट मंगवाता है, माल मंगवाता है, तो उसके बाद पेमेंट के वक्त क्या होता है, सेलर एक इनवॉइस भेजता है माल भेजने के बाद, एक इनवॉइस बनाता है और भेजता है बायर को। और इनवॉइस क्या होती है, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इनवॉइस एक्चुअली रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट होती है फ्रॉम बायर, कि भाई पैसे तो दो, माल लिया तो पैसे तो दो। अब इनवॉइस पे एक टाइम होता है, हाँ, जिसपे उसको बायर को माल देना, वो पैसा देना होता है। अब सेलर की नजर से इनवॉइस बोल दी जाती है सेल्स इनवॉइस, यानी अगर मैं सेलर हूं, मैं बोलूंगा मैंने इनवॉइस भेजी, मैं बोलूंगा मेरे लिए सेल्स इनवॉइस है। लेकिन बायर उसको क्या बोलेगा, परचेज इनवॉइस। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया कि इनवो सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस में फर्क नहीं है, बल्कि एक ही है, बस सेलर के पर्सपेक्टिव से वो सेल्स इनवॉइस है, बायर के पर्सपेक्टिव से वो परचेज इनवॉइस है, पहली बात। अब वो यहाँ पूछ रहा है कि परचेज इनवॉइस का क्या मकसद है, तो यहाँ पे बेसिकली कस्टमर की नजर से बात कर रहा है, क्योंकि कस्टमर की नजर से परचेज इनवॉइस होती है। पहला पॉइंट अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो, पहले तीन पढ़ते हैं अगले। टू आइडेंटिफाई द गुड्स बोर्ड, ये देखने के लिए कि हमने क्या गुड्स आइडेंटिफाई किए हैं। इनवॉइस देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। आपने कभी इनवॉइस देखी हो तो उसके ऊपर जो गुड्स होते हैं जो आप मंगवाते हो वो लिखी होती हैं, लिखा होता है कि आपने इतना माल इतनी क्वांटिटी में मंगवाया, तो ये तो है, आइडेंटिफाई कर सकते हो इनवॉइस से। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड टू द सप्लायर, ओड का मतलब होता है उधार, लायबिलिटी या उधार। तो ये देखने के लिए कि हमने सप्लायर को कितना पैसा देना है, ये देखने के लिए कि हमने सप्लायर को कितना पैसा देना है, इसके लिए भी इनवॉइस यूज होती है, तो बिल्कुल ठीक है ना। इनवॉइस के ऊपर ही तो लिखा होता है, इनवॉइस के ऊपर ही तो लिखा होता है कि हमने सप्लायर को कितना पैसा देना है, क्योंकि सप्लायर हमें इनवॉइस भेजता है, रिक्वेस्ट करता है पेमेंट की, तो उसके ऊपर वो अमाउंट ही लिखी होगी ना जो हमने सप्लायर को देनी है। ओड टू द सप्लायर, हाउ टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड, यानी कितना हमने सप्लायर को देना है, ये रिकॉर्ड करने के लिए भी इनवॉइस ही देखोगे ना, ये भी ठीक है। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड फ्रॉम द कस्टमर, वो कह रहे हैं ओड फ्रॉम द कस्टमर है कि इस बार हमें मिलना है, इस बार लायबिलिटी नहीं है बल्कि हमारे रिसीवेबल के लिहाज से, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी सिंपल ये समझो, ओड फ्रॉम द कस्टमर का मतलब है कि हमें पैसे रिसीव होने हैं फ्रॉम कस्टमर, रिसीव होने हैं फ्रॉम द कस्टमर। तो देखो, अगर आप परचेज इनवॉइस की बात करो तो परचेज इनवॉइस आप तो परचेज इनवॉइस कौन बोलता है अपना, परचेज इनवॉइस बायर बोलेगा, क्योंकि बायर की नजर से परचेज इनवॉइस है। अब वो कह रहा है ये परचेज इनवॉइस ये बताती है कि आपने कस्टमर से कितना लेना है। भाई परचेज इनवॉइस तो बजाते खुद बायर के पास होती है और वो बताती है सप्लायर को कितना देना है। ये कह रहा है कि आपने, एक है आपका सप्लायर, एक हो आप, फिर आपका भी आगे कस्टमर है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि आपने अपने कस्टमर से कितना लेना है, भाई वो परचेज इनवॉइस नहीं बताएगी, वो सेल्स इनवॉइस बताएगी। देखो मुझे अगर परचेज इनवॉइस आई है, मुझे ये पता चलेगा मैंने अपने सप्लायर को कितना देना है। हाँ, मैंने यहाँ से कोई इनवॉइस बना के भेजी तो वो मेरे लिए सेल्स इनवॉइस होगी, मैं जब कस्टमर को भेजूंगा। हाँ, मेरे कस्टमर के लिए परचेज होगी, लेकिन मैं जब सेल्स इनवॉइस की नजर से बात करूंगा तो मैं कहूंगा मुझे पैसे आने हैं। लेकिन परचेज इनवॉइस जब मुझे सप्लायर से आई हुई है तो पता चलेगा मैंने पैसे देने हैं। तो ये जो चौथी ऑप्शन है ना, हाउ मच इज ओड टू द कस्टमर, यहाँ मैं कस्टमर नहीं, यहाँ तो मैं सेलर बन गया, तो यहाँ की तरह से परचेज इनवॉइस नहीं हो सकती, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अगर हम पहले की बात करें, टू क्लेम बैक सेल्स टैक्स, वैसे ये पॉइंट ना चैप्टर 5 6 में हम टैक्स पढ़ेंगे, वहां बड़े डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल एक बात समझ लो कि जब भी तुम कोई परचेज करते हो ना, जब भी तुम कोई परचेज करते हो ना, तो तुम्हें टैक्स रिफंड मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स रिफंड। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, छोड़ दो, चैप्टर 5 6 पे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, वहां पूरी स्टोरी है। जब भी बस पर याद रखना, परचेज, जब तुम सेल्स करते हो तो टैक्स देना पड़ता है, परचेज में तुम्हें टैक्स रिफंड होता है, टैक्स रिफंड होता है। क्या लॉजिक है तुम्हें पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बस ये देखो परचेज पे टैक्स क्या होता है, रिफंड होता है। तो जब तुम टैक्स रिफंड करने जाते हो यानी क्लेम करने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एफबीआर जो हमारी टैक्स अथॉरिटी है, तुम उसके पास गए, गवर्नमेंट के पास गए, तुमने बोला कि आपने कहा था कि परचेज पे टैक्स रिफंड होता है, कैसे होता है ये भी तुम्हें नहीं पता, ये आगे पढ़ लेना जाके 5 6 में। अब अच्छा, अब तुम क्या कहते हैं, गए अपने उसके पास, टैक्स अथॉरिटी के पास, तुमने कहा मैंने इतनी परचेज किया, मुझे जरा ला के दो, टैक्स मुझे रिफंड करो। तो उससे क्लेम कैसे करोगे, वो क्या आपसे मांगेगा, वो कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो वो कहेगा डॉक्यूमेंट लाओ, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट, अच्छा क्या लाए, तो वो क्या मांगेगा, वो कहेगा अपनी परचेज इनवॉइस लाओ, दिखाओ कि हमें, दिखाओ कि आपने कितना परचेज किया है। हम सारी इनवॉइसेस दिखाएंगे और सारों पे टैक्स वापस ले लेंगे, उनसे क्लेम कर लेंगे। तो इसका मतलब उस टैक्स को क्लेम करने के लिए भी परचेज इनवॉइस चाहिए। एक कस्टमर ने जब परचेज किया होता है, उस परचेज पे जो टैक्स वापस मिलना है वो ऐसे नहीं मिल जाएगा
मैं जाके टैक्स अथॉरिटी को बोल दूं मैंने तो 1 लाख का माल लिया था, परचेज किया था, मुझे टैक्स दो उसके ऊपर, तो वो कहेगा बेटा प्रूफ, तो प्रूफ के तौर पे मैं क्या दिखाऊंगा, परचेज इनवॉइस। तो ये भी एक फायदा है परचेज इनवॉइस का। पहले 3 ऑप्शन ठीक है, चौथा गलत क्यों है, क्योंकि वो कह रहा है आपको अपने कस्टमर से कितना लेना है ये परचेज इनवॉइस नहीं बताएगा, ये आप जब किसी को सेल्स इनवॉइस भेजोगे वो बताएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3 ऑप्शन होगा, 1 2 एंड 3 ऑप्शन होगा। अगला, इन द परचेजिंग प्रोसीजर विच डॉक्यूमेंट विल यूजली फॉलो, फॉलो का मतलब इसके बाद क्या आएगा, द गुड रिसीव नोट। ये तो आसान है यार, हमने पढ़ा था गुड रिसीव नोट जब आता है उसके बाद लास्ट हमारे पास था इनवॉइस, तो उसने सिंपल ये पूछा गुड रिसीव नोट के बाद क्या आएगा। वो हमने पढ़ा था सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ रिप्लाई, डिलीवरी, परचेज ऑर्डर, एडवाइस नोट, डिलीवरी नोट या फिर कंसाइनमेंट नोट, फिर गुड रिसीव नोट और एंड पे इनवॉइस। तो उसने कहा कि किस क्या फॉलो करेगा, तो आप सिंपल बोल दो कि इनवॉइस आएगी, इनवॉइस आएगी। अच्छा, उसके बाद बी आंसर होगा। ये जरा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखना। केट, या यहाँ पे ये के लिखता हूँ, के रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम सी। जरा गौर से, के को सी से एक डॉक्यूमेंट मिला, के रिसीव द डॉक्यूमेंट, के रिसीव द डॉक्यूमेंट फ्रॉम सी, के रिसीव द डॉक्यूमेंट फ्रॉम सी। स्टेशनरी सप्लाई, कोई स्टेशनरी सप्लाई करता था फॉर 8 रीम्स ऑफ पेपर, उसने 8 रीम्स मंगवाए पेपर के, विच दे सप्लाइड 3 days अगो। देखो मेरी बात सुनो, के ने, सी ने के को एक डॉक्यूमेंट भेजा, किसके लिए, 8 रीम्स ऑफ पेपर के लिए, जो उसने 3 दिन पहले के को सप्लाई कर दिए हुए हैं, यानी गुड्स सप्लाई हो चुकी हैं, सप्लाइड गुड्स। यानी सी ने कोई 3 दिन पहले के को कोई कुछ गुड्स दी थी, गुड्स मतलब कोई प्रोडक्ट दे दिया, और 3 दिन के बाद सी कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है उसको। तो तुम मुझे बताओ, हमने परचेज साइकिल पढ़ा हुआ है, जब हम गुड्स दे देते हैं उसके बाद हम कौन सा डॉक्यूमेंट भेजते हैं अपने सप्लायर को, जरा गौर से सोचो। जब गुड्स चला जाता है, यानी हाँ आप पहुंच गए हो डिलीवरी नोट वाले पॉइंट पे कि डिलीवरी नोट चला गया हुआ है, गुड्स चली गई हुई है, ठीक है, वो आगे से जीएलएन चेक कर लेगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। इसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट था, इसके बाद थी इनवॉइस। अगर तुम याद करो, अगर तुम याद करो हमने क्या बात की थी, कि जब माल चला जाता है, जब माल चला गया उसके बाद आप क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजते हो, इनवॉइस के माल पैसा दो, ठीक है। तो वो पूछता है कि इसके, वो कह रहा है हाउ वुड के रेफर्स टू दिस डॉक्यूमेंट, वो कह रहा है ये डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है जो गुड्स गुड्स के बाद जाएगा, तो गुड्स के बाद जो डॉक्यूमेंट जाता है सेलर की तरफ से वो इनवॉइस है। लेकिन उसने के मुताबिक पूछा हाउ वुड के रेफर। अब सी के लिए, सी जो वो डॉक्यूमेंट भेजेगा सी के लिए वो सेल्स इनवॉइस है, ये मैंने ऊपर भी पॉइंट बताया, क्योंकि सी ने बेचा है, सी के लिए सेल्स इनवॉइस है। लेकिन के लिए वो क्या है, परचेज इनवॉइस है, क्योंकि के ने खरीदा है। तो के ने 3 दिन पहले सी से एक माल खरीदा था, 8 रीम्स ऑफ पेपर। उस पेपर्स के बदले हुआ ये कि सी ने एक डॉक्यूमेंट भेजा 3 दिन के बाद, सी के लिए जो डॉक्यूमेंट था ऑब्वियसली गुड्स के पास गया, तो वो सेल्स इनवॉइस होगी, के लिए वो क्या होगी, परचेज इनवॉइस होगी, परचेज इनवॉइस। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसके बाद, व्हाट इज द प्राइम डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड पेटी कैश। वैसे तो मैंने पेटी कैश चैप्टर 10 में बड़े डिटेल में करवाना है, क्योंकि इसका चैप्टर 10 पूरा टॉपिक है। लेकिन वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पेटी कैश के लिए यूज होता है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पेटी कैश के लिए यूज होता है। अच्छा, टू रिकॉर्ड द पेटी कैश ट्रांजेक्शन इन द पेटी कैश बुक। तो ये बात याद रखना कि पेटी कैश बुक में जाने से पहले जो पेटी कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो एक एक डॉक्यूमेंट पे होती है जिसको बोलते हैं पेटी कैश वाउचर। यानी पहले जब भी पेटी कैश दिया जाता है किसी को, तो पहले पेटी कैश वाउचर बनाया जाता है, हम चैप्टर 10 में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पेटी कैश वाउचर वाउचर बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये देखो, पेटी कैश बुक में जाने से पहले मतलब किस जगह पे रिकॉर्ड करना है पेटी कैश की ट्रांजेक्शन को, तो पेटी कैश वाउचर, डी आंसर होगा इसका, ठीक है। Which of the following is the source document for financial transaction?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कौन सा इसमें से सोर्स डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। तो देखो, हमने देखना कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शो हो, जिसमें आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शो हो। तो देखो, सबसे पहले आता है स्टेटमेंट। सबसे पहले आता है स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट क्या होता है कि एक सप्लायर अपने तमाम क्रेडिट कस्टमर्स को, जिनको उसने क्रेडिट पे माल बेचा होता है, सारे क्रेडिट कस्टमर्स को हर महीने एक स्टेटमेंट भेजता है, जिसपे तमाम क्रेडिट कस्टमर को इंडिविजुअली बताया जाता है कि तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं। मैंने तुम्हें माल बेचा, तुम मेरे क्रेडिट कस्टमर हो। मैंने तुम्हें माल बेचा लेकिन पैसे नहीं लिए। एक और बंदे को बेचा, पैसे नहीं लिए। एक और बंदे को बेचा, पैसे नहीं दिए। क्योंकि सबको मैं क्रेडिट पे माल बेच रहा हूँ। अब ऑब्वियसली तुमने मुझसे एक मरतबा खरीदा, फिर खरीदा, फिर खरीदा, 3 मरतबा। किसी ने मुझसे 5 मरतबा खरीदा महीने में। किसी ने मुझसे 5 लाख का माल खरीदा, किसी ने 6 लाख का माल खरीदा। तो यार, इतने कस्टमर जब हो जाएंगे और मैं चुप करके बैठा हूँ देख रहा हूँ आ जाएगा पैसा, आ जाएगा, तो बड़ा मैं मसला हो जाएगा। तो हो सकता है सब कस्टमर का यार इसको तो परवाह ही नहीं है, ठीक है हम जितनी मर्जी मरतबा खरीद रहे हैं इसको परवाह नहीं है, तो वो भी भाग जाएंगे। मसला हो सकता है। तो तुम हर महीने ना एक स्टेटमेंट, जिसको तुम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हो, वो क्या करते हो, अपने तमाम क्रेडिट कस्टमर्स को भेजते हो। और उनको कहते हो, उन उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे ना बैलेंस लिखा होता है, बैलेंस, कि तुमने कितना पैसा देना है। हर कस्टमर को पता चल जाता है कि हमने अपने सप्लायर को इतना पैसा देना है। बेसिकली बैलेंस, हाउ मच बैलेंस इज टू बी पेड, इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, वो स्टेटमेंट बताती है। लेकिन उसने पूछा क्या इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बताए। ये स्टेटमेंट तो जस्ट बैलेंस बताती है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं बताती। ये बेसिकली वो अमाउंट बताती है, जस्ट कि ये अमाउंट इतनी पे करनी, बैलेंस बताती है। वो पूछे इसमें से कोई डॉक्यूमेंट बताओ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताए, कि जब कोई ट्रांजैक्शन को रिलेट करे। अच्छा, बी में अभी छोड़ रहा हूँ, सी और डी पहले पढ़ते हैं। डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जब माल सप्लाई होता है ना टू कस्टमर, तो वो, याद करो, वो ट्रांसपोर्टेशन लेके आता है सप्लायर कस्टमर के पास। के पास आता है, माल उतरवाता है, और साथ ही डिलीवरी नोट लेके आता है। उस पर लिखा होता है इतना इतना माल रिसीव हो गया। तो इसके अंदर तो फाइनेंशियल कोई चीज ही नहीं है, नॉन फाइनेंशियल चीज है ये तो। ये तो नॉन फाइनेंशियली बस आएगा, उसके ऊपर सिर्फ क्वांटिटी लिखी होगी, पैसे नहीं लिखे होंगे। सिर्फ क्वांटिटी लिखी होगी, माल उतरेगा, क्वांटिटी लिखी है, उस पर सिग्नेचर होंगे, काम हो जाएगा। ठीक है। तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। गुड रिसीव नोट भी सेम उसी वक्त आपका जो जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा होता है, जो गुड रिसीव सेक्शन होता है, अगर आपने मेरा लेक्चर प्रॉपरली देखा हुआ है, तो गुड रिसीव सेक्शन क्या करेगा? गुड रिसीव सेक्शन उसी माल को देखेगा, चेकअप करेगा, चेकआउट करेगा, डिलीवरी नोट देखेगा, माल देखेगा कि सब कुछ ठीक है। तो वो गुड रिसीव नोट तो जस्ट ये बता रहा है कि माल जो रिसीव हो रहा है, उसके लिहाज से एक नोट बना हुआ है कि कोई मसला ना हो। इंटरनल चेक किया जाता है, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिलेट नहीं करता। पेइंग इन स्लिप क्या होता है, जरा देखो, स्टोरी सुन लो। वैसे ये चैप्टर 4 के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 4 का वर्ड है, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं। मैं एक बैंक गया, ये मैं हूँ, और मैं एक बैंक गया। मैंने बैंक में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने हैं। मैंने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने हैं, तो मैं 1 लाख कैश लेके जाऊंगा, और जाके ये तो नहीं कहूंगा बैंक की 1 लाख पकड़ो मेरे अकाउंट में डाल देना। भाई कोई रिकॉर्ड तो होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट तो यूज होगा। तो वहां पे ना, पाकिस्तान में उसको बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप, और यूके में उसको बोलते हैं पेइंग इन स्लिप। बेसिकली पाकिस्तान में जो ये जो डिपॉजिट स्लिप है, उसे बोलते हैं पेइंग इन स्लिप। ये क्या होता है? मैं जाऊंगा, एक पेइंग इन स्लिप होगी, उस पर लिखूंगा कि ये 1 लाख रुपए हैं, ये मैं अपने अकाउंट में, मतलब अपना नाम लिखूंगा, सारी डिटेल्स लिखूंगा, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, डिपॉजिट कर दो। तो पेइंग इन स्लिप पे सारी डिटेल लिखे 1 लाख लिख के जाऊंगा काउंटर पे, और मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ये स्लिप दूंगा। उसकी उसके ऊपर ना 2 कॉपी होती है, कार्बन कॉपी पे आप लिखते हो तो वो 2 पेजेस साथ साथ लिखे जाते हैं। एक पेज आप अगले को दे देते हो, बैंकर रख लेता है, एक आपको दे देता है। दोनों के पास रिकॉर्ड आ जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर पैसा गया है, आपके अकाउंट के अंदर पैसा गया है। ठीक है, तो जब आपके अकाउंट में पैसा गया, ये जो सारा ट्रांजैक्शन हुई है, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है? क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है? बल्कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। हम जाके पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही तो ही है। क्या आपने अपनी जेब से पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डलवाया है? तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इसको रिलेट ही तो कर रहा है पेइंग इन स्लिप। इसीलिए बी आंसर है। उसने यही पूछा कि कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट, का मतलब कि कौन सा इसके लिए डॉक्यूमेंट है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इन चारों में से कौन सा डॉक्यूमेंट है? पेइंग इन स्लिप। बाकी तीनों में नॉन फाइनेंशियली बातें हैं, फाइनेंशियल बात नहीं है। फाइनेंशियल बात किसमें है? सिर्फ पेइंग इन स्लिप में, कि आपको इतना, आपको
इतने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, तो वो पैसे डिपॉजिट करवाना एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बी आंसर होगा। इससे अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड सो दैट अ बिजनेस कैन सेटल द आउटस्टैंडिंग इनवॉइस। वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज को ऑथराइज किया जाए कि बिजनेस जो है ना एक आउटस्टैंडिंग इनवॉइस को सेटल कर सके। सेटल का मतलब है पे कर सके। यानी मेरा एक बिजनेस है, मैंने एक आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है जो मैंने पे करनी है। मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ, मेरे ऊपर एक आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है जो मुझे पे करनी है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज करवाना है? क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इनका तो ताल्लुक है ही नहीं, ये तो आता ही तब है जब इनवॉइस आए और गलत आ जाए। हम बात करें इनवॉइस सेटल करने से पहले, यानी हमें कोई इनवॉइस आई हुई है, हमें वो इनवॉइस पे करनी है, उसके उस वक्त की बात करें। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो नहीं हो सकता। रेमिटेंस एडवाइस तो होता ही तब है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब कस्टमर पे करता है तो किन किन चीजों के लिए पे करना है वो बताता है। अच्छा, इंटरनल चेक रिक्विजिशन हमने पढ़ा था ना, कि जब हमें कोई पेमेंट करनी होती है तो हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और हम एक डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, चेक रिक्विजिशन नोट, इंटरनल चेक रिक्विजिशन नोट। उसको हम लिखते हैं कि हमें चेक चाहिए। चेक रिक्वेजिशन नोट का मतलब था कि चेक रिक्वेस्ट करना। चेक रिक्वेस्ट करना किससे रिक्वेस्ट करोगे? अकाउंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि उससे चेक मिलेगा। तो वो एक डॉक्यूमेंट में तुम सारी डिटेल्स लिखोगे और उसको वो दे दोगे। जब तुम उसको दे दोगे वो चेक रिक्वेजिशन नोट, तो वो तुम्हें एक चेक बना के देगा। तुम वो चेक रिक्वेजिशन पहले वो ऑथराइज करेगा, तुम्हें चेक देगा, तुम उस चेक से पे कर दोगे। तो वो यही तो पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज करोगे जब तुमको पे करना है। जब तुमको पे करना है तो तुम चेक ही निकलवाना है, तो चेक रिक्वेजिशन फॉर्म बना के, इंटरनल चेक रिक्वेजिशन फॉर्म बना के उसे दोगे और वो ऑथराइज करेगा। फिर तुम्हें पेमेंट के लिए चेक दे देगा, तुम आगे चेक जाके पे कर दोगे। तो डी आंसर है। और आउटस्टैंडिंग इनवॉइस के वक्त तुम्हें इंटरनल चेक रिक्वेजिशन को ऑथराइज करवाना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवाइस ऑफ अर्निंग? कब ऊपर फैकल्टी में पढ़ा है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग? एम्प्लॉय की अर्निंग कौन से डॉक्यूमेंट से पता चलेगी? तो एडवाइस नोट नहीं, पे स्लिप। बिल्कुल, पे स्लिप वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एम्प्लॉय की अर्निंग लिखी होती है। यानी जब हम कहीं अगर फॉर एग्जाम्पल जॉब करते हैं तो हमें हर महीने एक पे स्लिप मिलती है। अब तो थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप आ जाती है, उस पर लिखा होता है कि आपकी इतनी सैलरी बन रही है, ये हिसाब किताब है। एट लास्ट टोटल हो गया कि आपको इतना टैक्स डिडक्ट हो गया, टैक्स वगैरह और सारी चीजें फाइनल आपको बता देते हैं कि इतनी सैलरी मिलेगी। तो पे स्लिप ही बताती है कि एम्प्लॉय ने कितना अर्न किया है। उसके बाद, हाउ विल द सेल्स इनवॉइस फ्रॉम अ सप्लायर, ये तो अब तुम्हें पता है कि सेल्स इनवॉइस सप्लायर भेजता है, बी रिगार्डेड बाय देयर कस्टमर। वो कह रहा है एक सेल्स इनवॉइस जो सप्लायर के लिए है वो कस्टमर के लिए क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले इस पे इतना मैंने आपको जोर लगाया। क्या जो सेलर के लिए सेल्स इनवॉइस है वो परचेजर के लिए क्या है, बायर के लिए क्या है? परचेज इनवॉइस। सिंपल, ये तो बहुत मुफ्त का एमसीक्यू था। उसके बाद, व्हाई मस्ट बिजनेस रिटेन डॉक्यूमेंट्स? बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स क्यों रिटेन करने पड़ते हैं? एक्चुअली बिजनेस को डॉक्यूमेंट इसलिए रिटेन करने पड़ते हैं टैक्स पर्पजेस के लिए। जो टैक्स के आपके लॉज है ना, टैक्स के लॉज, वो कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रिटेन रखने हैं। कितने सालों के लिए हमने पढ़ा हुआ? 3 से 6 साल, या कुछ कुछ मुल्कों में 5 साल है, यूके का 5 साल तकरीबन है। इसी तरह मुख्तलिफ है कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं। तो ये एक्चुअली रिटेन डॉक्यूमेंट्स इसलिए रखते हो ताकि टैक्स के लॉस को पूरा कर सको। अच्छा, बिकॉज इट हैज ऑलवेज बिन डन, वो कह रहे हैं इसलिए किया जाता है कि ये हमेशा से होता आ रहा है। नहीं भाई, इसलिए थोड़ी किया जा रहा है कि एक चीज हमेशा से होती आ रही है तो इस वजह से वो उसकी रीजन थोड़ी होती है। फॉर हिस्टोरिकल पर्पसेस वगैरह के हिस्टोरिकल मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए। इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स लॉ, ये ठीक ऑप्शन है। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है टैक्स लॉ की, तुमको अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने हैं। टू फैसिलिटेट प्लानिंग नहीं, प्लानिंग तुम कर सकते हो, प्लानिंग के लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट्स हेल्प आउट करते हैं, लेकिन मेनली वो उसकी वजह क्या है कि वो टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है। तुम्हें अपने कल को तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, गुम जाते हैं, तुम रिटेन नहीं करते, तुम्हें बड़ा फाइन होता है। ये तुम पढ़ोगे आगे जाके F6 टैक्स के अंदर। उसके बाद, व्हाई डज द डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन एग्जिस्ट? वो कह रहा है कि डेटा लेजिस्लेशन जो डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन एग्जिस्ट क्यों करती है? अच्छा, टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड ऑन एम्प्लॉयज। वो कह रहा है कि ये देखने के लिए कि इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज पे इकट्ठी की गई है। डेटा लेजिस्लेशन बेसिकली जो प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो ये नहीं बताता कि ये इसलिए कि एम्प्लॉय को रिकॉर्ड करो इसको। एक्चुअली वो ये बताता है कि इनको इनको तुम सेफ्टी प्रोवाइड करो। जो डाटा तुम्हारे पास किसी का पड़ा हुआ है उसको प्रोटेक्शन मिले।
उसको कोई चोरी ना हो, उसका कोई मिस यूज ना हो, ये चीज है। वो कह रहा है ये देखने के लिए कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एम्प्लॉयज की आपने मेंटेन की हुई है। भाई सिर्फ एम्प्लॉयज की थोड़ी मेंटेन करनी है आपने, तो फिर सेलर की भी करनी है, सप्लायर की, आपने फिर कस्टमर की भी करनी है। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, टू प्रिजर्व रिकॉर्ड इन द बिजनेस फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कह रहा है रिकॉर्ड को संभाल के रखने के लिए खास वक्त के लिए आप डाटा प्रोटेक्ट करते हो। भाई खास वक्त के लिए नहीं रखते। आपका जो डाटा है वो अगर मेंटेन है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास परमानेंटली एक बंदा काम कर रहा है, तो आप उसका डाटा रखोगे हमेशा। वो कह रहा है खास पीरियड के लिए, सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं होता। डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड पूछना है। अच्छा, टू प्रिवेंट बिजनेस होल्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट लेजिटिमेट रीजन। हाँ, ये डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन कहता है कि आपने किसी का डाटा उसकी परमिशन के बगैर या फिर लो गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं रखना। विदाउट लेजिटिमेट का मतलब होता है बाय लो, लेजिटिमेट का मतलब बाय लो। तो वो कह रहा है टू प्रिवेंट बिजनेस, यानी डाटा लेजिस्लेशन, डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ये कहता है कि बिजनेस को रोका जाता है किसी का डाटा या इंफॉर्मेशन आपने नहीं रखना विदाउट बाय लो रीजन। यानी बाय लो, अगर लो ने कहा है कि आप डाटा रख सकते हो फिर आप रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं, अगर विदाउट लेजिटिमेट रीजन, विदाउट बाय लॉ बोला ही किसी ने नहीं, तो आप किसी का डाटा नहीं रख सकते उसकी परमिशन के बगैर। ये जो है ना, ये जो डाटा प्रोटेक्शन का लॉ है ये जरूर कहता है, ये सी ऑप्शन है। अच्छा, टू स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं नहीं नहीं, वगैरह। सिर्फ रिकॉर्ड को स्पेसिफाई करना जो तुम इसलिए रख रहे हो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मेंटेन हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट के लिए, आईटी डिपार्टमेंट के लिए जो डाटा हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो तुम्हारे डाटा में नहीं आता। मेनली बंदों का डाटा, बंदों के डाटा के लिए वो आई है, प्रोटेक्शन लो आया है, जिसमें तुम्हारा कस्टमर्स, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज आते हैं। तो इसका सी आंसर होगा। आगे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ पर्सनल डाटा इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब निकला हुआ है फ्रॉम द स्कोप ऑफ टिपिकल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। उसने ना डाटा प्रोटेक्शन पूछा कि कौन सा इसमें से डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तीन होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। Data maintained regarding individual personal suppliers such as contact details and account history, बिल्कुल। आप अपने इंडिविजुअल पर्सनल सप्लायर्स का सारों का डाटा रखते हो, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल रखते हो, कल को कॉन्टैक्ट करना है, या कोई भी अकाउंट हिस्ट्री। अकाउंट हिस्ट्री का मतलब कि कितने पैसे हमने इनको दिए हैं, सब कुछ, ताकि कल को हमसे पूछे कुछ तो हमें पता हो। अच्छा, डेटा मेंटेन रिगार्डिंग एम्प्लॉइज सच एज एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, बिल्कुल। एम्प्लॉइज का डाटा तुम मेंटेन रखते हो। डाटा प्रोटेक्शन लो इसको भी डील करता है। डाटा प्रोटेक्शन लो सप्लायर्स का, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सप्लायर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज तीनों का डाटा मेंटेन करता है। तो ये एम्प्लॉइज का डाटा बिल्कुल करता है। डाटा मेंटेन रिगार्डिंग इंडिविजुअल पर्सनल कस्टमर्स इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अकाउंट हिस्ट्री, बिल्कुल करेगा, क्योंकि कस्टमर को भी वो देखता है। डाटा प्रोटेक्शन लो तीनों के बारे में कहता है कि यार इसके इनका डाटा मेंटेन रखो। पर्सनल डाटा मेंटेन फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू पर्पस। भाई घरेलू घरेलू डाटा जो है ना वो उस पर्पस के लिए नहीं रखता। बिजनेस का काम बिजनेस करना है, या घरेलू चीजों में डोमेस्टिक पर्पस में जाएगा। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो डाटा मेंटेन होगा उसका काम बिजनेस से नहीं है। बिजनेस का काम है एम्प्लॉय, कस्टमर और सप्लायर, ये तीन लोगों से काम है उसका, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये एक्सक्लूड है, बाकी इंक्लूडेड है, ये डी एक्सक्लूड है। सो ये थे एमसीक्यूज चैप्टर 1 और 2 के। इट वाज क्वाइट इजी चैप्टर और सीधा सीधा एक बेसिक चैप्टर था, बेसिक थ्योरेटिकल था। आप लोगों ने बस इसके अंदर क्या करना है, जो मैंने आपको करवाया हुआ है, एक तो आपने लेक्चर देखा और ये किट की है। बस आप लोगों ने अब ये करना है कि अब से जो अगले चैप्टर है उस पर सही फोकस करना है, क्योंकि पहले तो चैप्टर वाज बेसिक, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। समहाउ इट इज समथिंग बोरिंग टाइप भी था, थोड़ा सा बोरिंग इन सेंस, ये नहीं कह रहा कि पढ़ने का फायदा नहीं था, लेकिन एक ही चीज डाटा डाटा और डाटा डॉक्यूमेंटेशन वही पढ़ पढ़ के ना, पर्सनली आपको पता है कि मेरा भी थोड़ा है कि बड़ा बोरिंग सा सीन हो गया था। तो बेटर इज टू, अब जो अब आगे स्टार्ट होगा ना अकाउंटिंग प्रॉपर अगले चैप्टर से, डबल एंट्री बुक कीपिंग, उस पर फोकस करना है इंशाल्लाह। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एफ ए वन है वो। और उसके बाद फिर तुम्हारी दौड़े हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि अगले चैप्टर्स इसी तरह के हैं ट्रांजेक्शन की बेस पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह क्लास चैप्टर 3 की। आप लोग फिर ये खत्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप उसकी तरफ भी आओगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, या कोई इशू कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ, जी +9230444325 290। अगर मैं फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हूँ, कोई इशू है, या हो सकता है कि जब आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो शायद शायद वाली बात है किसी भी वजह से मेरा नंबर बंद हो जाता है या चेंज हो जाता है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई email lon.ehsan
@gmail.com। सो नंबर इज टेम्परेरी, ईमेल इज परमानेंट। ठीक है भाई, को तो इजाजत, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।